तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका जियोग्राफ़ी का यानी भूगोल का सब्जेक्ट है, इसका जो आपका फर्स्ट वाला बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाला, तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। जो आपका सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है ना 2026 के अंदर, उसके लिए ये क्वेश्चंस आप सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है? आपको तो पता ही होगा कि 26 फरवरी, जी हाँ बच्चों, 26 फरवरी 2026 को आपका क्लास 12th का जियोग्राफी का बोर्ड एग्ज़ाम होना है यहाँ पर। और उसके लिए बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आइए। हालाँकि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, जिसके अंदर दोनों बुक के मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक ही वीडियो में आपको कवर करवा दिए थे। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैवी डिमांड कर रहे थे कि हाँ सर, अलग-अलग वीडियो लेकर के आइए और डिटेल में क्वेश्चंस को बताइए। जो बचे-कुचे क्वेश्चंस हैं वो भी करवा दीजिए ताकि हमारी तैयारी में कोई भी कमी ना रह जाए, कोई भी कसर ना छूट जाए। तो मैंने करीबन 2 से 3 दिन का समय लिया और इन 2 से 3 दिन का समय लेने के बाद मैंने ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस छाँट करके और निकाले हैं बच्चों आपके लिए, जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, ठीक है? और जियोग्राफ़ी तो उन चुनिंदा सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आता है बच्चों, जिसमें जो क्वेश्चन करवाऊँगा ना मैं आपको, वही क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट होकर के आपके पेपर में आ जाएगा। एक और ख़ास बात है बच्चों, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये तो फर्स्ट बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहे। सेकंड वाले बुक के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मेरे पास रेडी है बिल्कुल, ठीक है? बस आपके डिमांड का इंतज़ार करूँगा सेकंड वाले बुक के लिए। अगर आप चाहते हैं कि सेकंड बुक का वीडियो मैं 1 से 2 घंटे के अंदर-अंदर या फिर इसी दिन, आज ही के दिन अपलोड कर दूँ, तो इस वीडियो पर 280 कमेंट कर दीजिए, ठीक है? कमेंट क्या करना है आपको? आपको कमेंट करना है नीड, ठीक है, जियो वन शॉट, ठीक है, वन शॉट, या इस तरह से आप पार्ट 2 कमेंट कर दीजिए, खाली इतना कमेंट कर दीजिए पार्ट 2, ठीक है, या सेकंड बुक, कुछ भी इस तरह से करके 280 प्लस कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपके लिए डेफिनेटली सेकंड बुक का वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। वैसे तो अपलोड होना है लेकिन थोड़ा सा टाइम बाद अपलोड करने का सोच रहा हूं मैं, लेकिन अगर आप हैवी डिमांड करते हैं तो मैं आपके लिए डेफिनेटली जल्दी अपलोड कर दूंगा, या फिर आप इस वीडियो पर 700 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिए फटाफट से, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए वीडियो जल्दी अपलोड कर सकूं। बाकी कोई भी आपका डाउट रहता है जो डायरेक्टली आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके, आप अपने डाउट्स को यहाँ पर डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके बिल्कुल एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा। ये क्वेश्चन जो है पेपर में बहुत बार आ रखा है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, कि भारतीय कोंकण रेलवे का निर्माण कब हुआ, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि भारतीय कोंकण रेलवे का जो निर्माण हुआ है वो 1998 में हुआ है। कब हुआ है बच्चों? 1998। ये वही साल है जब भारत ने अपना सफल परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो आप लिख सकते हैं कि यह रेल मार्ग रोहा महाराष्ट्र को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ती है और 760 किलोमीटर ये लंबी है बच्चों, ठीक है। एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कहाँ से कहाँ तक है ये। तो ये देख सकते हैं महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का रोहा से लेकर के आपका ये इधर से आएगा, गोवा होते हुए ये कर्नाटक तक आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है बच्चों, ये आपका पूरा एरिया हो जाएगा। अगर आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यह रेल मार्ग जो है 146 नदियों, धाराओं तथा 2000 पुलों, 91 सुरंगों को पार करती है। जो आपका ये कोंकण रेलवे है बच्चों, ये आपका 146 नदियों, 2000 पुलों और 91 सुरंगों को पार करती है। इसमें खास बात एक और है कोंकण रेलवे की, कि एशिया की जो सबसे लंबी सुरंग है ना बच्चों, 6.5 किलोमीटर वाली, इसको भी ये क्रॉस करती है। पूरे एशिया की सबसे लंबी सुरंग सोचिए, 6.5 किलोमीटर लंबी है ये। इतना लंबा भैया, चलते चलते हालत खराब हो जाएगा, और ट्रेन इसके अंदर से गुजर रही है इतनी लंबी सुरंग के अंदर से। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में, ठीक है। इसको भी आपका कोंकण रेलवे जो है वो क्रॉस करता है बच्चों। आगे देखिए बताया गया है कि इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी सुरंग है, मैंने आपको बता दिया, और इस परियोजना में कर्नाटक, गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य शामिल है। तो ये जो आपका परियोजना है इसके अंदर 3 स्टेट की आप बात कर सकते हैं। जैसे आपका एक मुंबई हो गया, यानी महाराष्ट्र हो गया, मुंबई तो महाराष्ट्र के अंदर आ जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य हो गया, फिर गोवा राज्य हो गया और फिर कर्नाटक राज्य हो गया। इन 3 स्टेट को मिला लीजिए, यहाँ पर ये परियोजनाएं आपका लागू होती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा ये फैला हुआ है।
यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। ये आप देख सकते हैं, व्हेन वाज द इंडियन कोकन रेलवे बिल्ट, डिस्क्राइब इट इन डिटेल। ठीक है, तो आपको बताना है कि कोकन रेलवे कब बना, तो ये बना था 1998 के अंदर। और इसके मेन फीचर्स की बात करें तो ये भैया कनेक्ट करता है यहाँ पर रोहा महाराष्ट्र से लेकर के मैंगलोर कर्नाटक को, जो कि 760 किलोमीटर लॉन्ग है हमारा ये रूट। साथ ही साथ ये जो रेलवे का रूट है ये क्रॉस करता है 146 रिवर्स को, साथ ही साथ 2000 ब्रिजेस को, मैं भी 200 बोलने वाला था, 2000 ब्रिजेस को ये क्रॉस करता है और 91 टनल्स को क्रॉस करता है। और एशिया की जो लॉन्गेस्ट टनल है 6.5 किलोमीटर वाली, इसको भी ये रूट जो है वो कवर करता है। और ये जो प्रोजेक्ट है बच्चों ये कवर करता है, स्टेट्स की बात करें तो कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र स्टेट को कवर करता है बच्चों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पे भी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। ये सैम्पल पेपर्स आपको आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे बच्चों। ठीक है, सैम्पल पेपर्स को लेने के लिए सिंपली आपको हमारी स्क्रीन पर, यहाँ पर मतलब आपकी स्क्रीन पर ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है बच्चों, इस पे आपको कांटेक्ट करना है और 50% के डिस्काउंटेड रेट पर आप सैम्पल पेपर्स को ले सकते हैं। ठीक है, देखिए सैम्पल पेपर लेने से आपको बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। इन सैम्पल पेपर्स के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों जो हर साल के बोर्ड एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है बच्चों, क्योंकि हमने हर एक सब्जेक्ट के ना 15-15 सैम्पल पेपर बना करके रेडी कर दिए हैं। ठीक है, तो इससे बाहर तो क्या ही आ जाएगा यार, वही वाला हिसाब किताब रहता है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इस पर कॉन्टैक्ट करना है और सैम्पल पेपर्स को लेना है और आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट जो है वो 50% मिल जाएगा, हमारी टीम को बताएंगे अगर आप। तो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि अगर आप 4 सब्जेक्ट का एक साथ लेते हैं ना, जिसमें टोटल आपको 60 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, तो वो मिल जाएगा आपको 549 रुपीज़ में। ठीक है, तो आज ही इन सैम्पल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए एवं इसके प्रमुख अध्ययन क्षेत्र बताइए। ठीक है, दो क्वेश्चन को जोड़ करके एक क्वेश्चन बनाया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन बताना है। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन है कि इसके प्रमुख अध्ययन क्षेत्र बताइए। ठीक है, तो ये दूसरा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब पहले समझिए कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या होती है। देखिए, मानव भूगोल की परिभाषा की बात करें तो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग परिभाषा यहाँ पर दी है। आप यूं भी कह सकते हैं कि अलग अलग भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसके अंदर से दो परिभाषाएं यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला आप लिख सकते हैं, भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन ही मानव भूगोल होता है। जो भौगोलिक वातावरण है और जो मानवीय क्रियाएं हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है, इनके बीच के संबंधों और विभिन्नताओं का जो हम अध्ययन करते हैं ना बच्चों, यही मानव भूगोल है। ठीक है, तो ये पहली परिभाषा हो गई। अब देखिए रेटजेल के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि इनके अनुसार मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, रेटजेल कहते हैं कि जो मानव भूगोल है उसका मतलब ये है कि जो मानव समाज है यानी ह्यूमन सोसाइटी है और जो धरातल है, इसके बीच जब संबंधों का हम संश्लेषित अध्ययन करते हैं तो ये आपका यहाँ पर मानव भूगोल कहलाता है बच्चों। ठीक है, अगर बात करें मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्रों की, तो आप लिख सकते हैं किसी क्षेत्र की जनसंख्या व उसकी क्षमताओं का अध्ययन करना, ये हो सकता है। प्रदेश के संसाधनों के उपयोग और उनके नियोजन का अध्ययन करना, ये भी आ सकता है मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंदर। सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करना कि कैसा सांस्कृतिक वातावरण है, तो ये भी आपका मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंदर आ सकता है। साथ ही साथ वातावरण समायोजन का अध्ययन करना, तो ये सारी चीजें आपका मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंदर आ सकता है बच्चों। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि गिव द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी एंड इट्स मेन स्टडी एरियाज। तो ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में आप बता सकते हैं इस तरह से, और स्टडी एरियाज यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। वही चीज है हिंदी में जो मैंने आपको समझाया, वही चीज आपका इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, बस मीडियम बदल गया है और आपका पूरा आंसर वही रहने वाला है।
अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है कि प्रकृति और मनुष्य आपस में इतनी जटिलता से जुड़े हुए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। कथन को प्रमाणित कीजिए। जो प्रकृति है और मनुष्य है वो इतनी जटिलता से जुड़े हुए हैं बच्चों, इतना कठिन रूप से जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। जैसे वो आजकल नहीं चल रहा है निब्बा निब्बी, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया, तो इतने जटिलता से जुड़ जाते हैं कि उनको अलग ही नहीं किया जाता है। खैर जोक्स अपार्ट, इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आटा होता है हमारा, आटा आप सभी ने देखा होगा, तो आटे को गूंदा जाता है, गूंदने के बाद उससे रोटी बनाई जाती है, ठीक है। तो आटे को गूंदने के लिए पहले तो भैया आटा ले लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, पानी डाल देंगे। अब पानी डालेंगे फिर उसको गूंदेंगे, ठीक है। जब आटा पूरी तरह से गूंद करके रेडी हो जाता है, तब मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर से पानी को अलग कर दो, तो आप बोलेंगे अरे सर जी पानी कैसे अलग करूंगा इसके अंदर से, तो वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि दोनों आपस में जटिलता से जुड़ गए अब हमारे यहाँ पर। उसी प्रकार से प्रकृति और मनुष्य आपस में इतनी जटिलता से जुड़े हुए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग किया ही नहीं जा सकता है। इस कथन को हम ऐसे प्रमाणित कर सकते हैं कि प्रकृति और मानव को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। आपसी अन्योन्य क्रिया द्वारा मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना की है। आपसी अन्योन्य क्रिया करके, प्रकृति को समझ करके हमने क्या किया है, यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना की है, ठीक है। और भौतिक और मानवीय परिघटनाओं का वर्णन प्राय रूपकों के रूप में किया जाता है, जैसे पृथ्वी के रूप, तूफान की आंख, नदी का मुख आदि, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जो लैंग्वेज है यहाँ पर वो थोड़ा टफ लगेगा, आपको लगेगा सर इतना टफ है ये कैसे याद होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि जो आपका जियोग्राफी है ना, उसके अंदर हर एक चीज़ को अच्छे से याद कर पाना संभव नहीं है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो होते हैं वो आपको रटने होते हैं। अब मैं आपको रट्टाफिकेशन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी, और मैं इस चीज़ को प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ। जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपको ये वाली लाइन, थर्ड वाली लाइन याद नहीं हो रही है, तो इसको रट लीजिए बिल्कुल। एक बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार रट लीजिए, लिख लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। इसको ज़िंदगी भर आपको भूलना ही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का मतलब आपको जियोग्राफी में समझ में आ जाए। एक दो चीज़ें होंगी जिसका मतलब आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको बिल्कुल रट लीजिए और पेपर में एज इट इज़ लिख करके आ जाइएगा। पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 3 नंबर का आप इतना ही लिख करके आ गए ना, तो 3 नंबर आपको ईजिली मिल जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जियोग्राफी का एक बेसिक सा रूल होता है कि जियोग्राफी में आपको लिखना ज़्यादा नहीं होता है। जियोग्राफी में आपको टू द पॉइंट आंसर देना होता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट लिखिए, एक्यूरेट पॉइंट लिखिए और 3 नंबर ले जाइए। ये हमारे जियोग्राफी वाले टीचर ने 2019 में ही हमें सिखा दिया था, जब हम अपना बोर्ड एग्जाम देने जा रहे थे। उन्होंने हमें बोला था, उनको तो खैर हाथ जोड़ करके मैं नमन करता हूँ, उन्होंने पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं आपको जियोग्राफी पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने हमें उस टाइम बताया था कि भैया जियोग्राफी का एक बेसिक सा फंडा है कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल की तरह यहाँ पर बिल्कुल भर भर के कहानी बना के लिखने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका आंसर दे दीजिए 2 से 3 पॉइंट के अंदर। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट में आंसर दे दीजिए, 3 नंबर हंस के मिल जाएगा। बस आपको बुक की लैंग्वेज ध्यान रखनी है। अब एक बच्चा कमेंट में पूछ रहा था, सर जी हम बना करके लिखेंगे तो नंबर मिलेगा? मिल जाएगा। मान लीजिए अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है और 3 पॉइंट आपने बना करके ही लिख दिया, किताब की लैंग्वेज है ही नहीं, तो आपको हो सकता है 1.5 नंबर मिल जाए, ठीक है। इस तरह से हो सकता है, या 2 नंबर मिल जाए। अगर आप उसको एज इट इज बुक की लैंग्वेज में लिखेंगे तो पूरे में से पूरे नंबर आएंगे बच्चों। मैं आपको ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप बना करके लिखेंगे तो आपका मार्क्स थोड़ा कम दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा काट देंगे, मार्क्स मिलेगा आपको, लेकिन कम मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पर यो यो हनी सिंह के गाने मत लिख दीजिएगा, तब तो पूरा 0/0 हो जाएगा। खैर, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेचर एंड ह्यूमंस आर सो इंटरेक्टली लिंक्ड दैट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ठीक है। चलिए
अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर चौथे क्वेश्चन के अंदर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है, इस प्रकार धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर बोल रहा है कि प्रकृति क्या करता है, प्रकृति अवसर प्रदान करता है और मानव उसका उपयोग करता है और इस तरह से धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। मानव भूगोल की इस विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है और इसकी दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसके बारे में आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि मानव भूगोल की इस विचारधारा को संभववाद के नाम से जाना जाता है। इस चीज को बिल्कुल याद रख लीजिएगा कि प्रकृति अवसर प्रदान करता है और मानव उसका इस्तेमाल करता है, ठीक है, और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। ये जो विचारधारा होती है बच्चों, इसे संभववाद कहा जाता है, ठीक है। और आगे देखिए बताया गया है कि समय के साथ मानव बेहतर तकनीक विकसित कर लेता है और पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा संभावनाओं को जन्म देता है। समय के साथ मानव लोगों ने क्या किया, इंसानों ने बेहतर तकनीक विकसित कर लिया, ठीक है, और पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा संभावनाओं को जन्म दिया। जैसे आप देखेंगे कि हम पहले उड़ नहीं पाते थे, हम सोचते थे यार ये पंछी ऊंची उड़ पा रहा है, ठीक है, आसमान में देखा तो ये पंछी ऊंची उड़ रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, हमें भी उड़ना है यार। हमने बहुत कोशिश किया, अब नेचर ने हमें ऐसे बनाया ही नहीं था कि हम उड़ सके। हमने बोला अच्छा जी रुको, हमने हवाई जहाज बना दिया इस तरह से, और ये हवाई जहाज उड़ाते हैं और उसके अंदर बहुत सारे इंसान बैठते हैं और उड़ जाते हैं आसमान में, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि समय के साथ मानव बेहतर तकनीक विकसित कर लेता है और पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा संभावनाओं को जन्म देता है अपने विकास के लिए। इस अवस्था में मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूपृष्ठ का निर्माण करती हैं और मानवीय क्रियाओं की छाप चारों ओर नजर आती है, ठीक है। ये जो क्रिया होती है ना, इस क्रिया में क्या होता है कि यहाँ पर मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूपृष्ठ का निर्माण करती है और मानवीय क्रियाओं की जो छाप है वो साफ साफ हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए आपका जो क्लासरूम होता है, ठीक है, क्लासरूम के अंदर क्या होता है कि जब आपके टीचर होते हैं तो क्लास पूरा शांत होता है। जैसे ही क्लासरूम से टीचर बाहर निकले, ठीक है, वैसे ही क्लासरूम के अंदर हो हल्ला मचना शुरू, एक दूसरे को ऐसे चिढ़ाना या फिर किसी के ऊपर बैग फेंक के मारना, कागज फेंक के मारना, पेन फेंक के मारना, ठीक है। जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस तरह से पूरा एकदम क्लासरूम के अंदर हो हल्ला मच जाता है, ठीक है। और जैसे ही देखते हैं अरे टीचर आने वाला है, एक बच्चा आके बोलता है भाई लोग टीचर आने वाले हैं, जल्दी से सब कुछ समेट लो, ठीक है, तो सारे एकदम सही से बैठ जाते हैं। अब हमारे यहाँ पर टीचर आते हैं, टीचर एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पर उनको आपने जो वहाँ पर लड़ाई पिटी धमसा धुमसी किया होगा ना, उसका सारा छाप देखने को मिलता है। कहीं पर पेन पड़ा हुआ होगा, कहीं पर कागज पड़ा हुआ देखने को मिल जाएगा, कहीं पर किसी बच्चे का बैग पड़ा हुआ देखने को मिल जाएगा, कहीं कॉपी पड़ा हुआ देखने को मिल जाएगा, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जो इस तरह की मानवीय क्रियाएं होती हैं, इनकी छाप हमें चारों ओर देखने को मिलती है बच्चों। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड मैन मेक्स यूज ऑफ देम दूस, जैसे कि ग्रेजुअली नेचर बिकम ह्यूमनाइज्ड बाय व्हाट नेम इज दिस स्कूल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी नोन, मेंशन टू मेन फीचर्स ऑफ इट, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए थोड़ा ध्यान से कि नव निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर की देन है जो दो विचारधाराओं के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास है। इसको आपको स्पष्ट करना है। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे कि विचारधारा के जनक जो है, नव निश्चयवाद ये जो विचारधारा है, इसके जो जनक है वो ग्रिफिथ टेलर महोदय जी है, ठीक है। ये जो विचारधारा है, ये जो आइडियोलॉजी है, ये पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करती है, ठीक है। इधर हो गया आपका पर्यावरणीय निश्चयवाद, इधर हो गया आपका यहाँ पर संभावनावाद। इसके बीच के रास्ते को ये जो आपका आइडियोलॉजी है, ये विचारधारा है, वो प्रस्तुत करती है बच्चों, ठीक है। और साथ ही साथ आगे देखिए क्या बताया गया है कि यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है कि भैया पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है हमें, ठीक है। बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए अपना विकास करो यार, क्या दिक्कत है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर होकर रह सकता है और न ही प्रकृति से स्वतंत्र रहकर जी सकता है, ठीक है। ये जो आपका आइडियोलॉजी है पर्यावरणीय निश्चयवाद, ये कहता है कि जो इंसान लोग हैं वो प्रकृति के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड भी नहीं रह सकते, ठीक है, कि भैया
पहले के ज़माने में होता था ना, हे इंद्रदेव बारिश करवा दीजिए इंद्रदेव, ठीक है, इस तरह से बोला जाता था, इंद्रदेव को मेरा हाथ जोड़ करके नमन है। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया है, बारिश करवाने के लिए लोग यहाँ पर अब वैसी प्रथाएं नहीं फॉलो करते जैसे पहले फॉलो किया करते थे। अब तो आर्टिफिशियल रेन करवा लिया जाता है, एकदम एरोप्लेन लेकर के जाओ आसमान में और एरोप्लेन से कुछ कुछ गिरा देते हैं वो नमक जैसा, और ये लीजिए बारिश, धमाधम बारिश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी को संदर्भित करके काफ़ी हद तक कहा गया है कि मनुष्य जो है प्रकृति पर पूरी तरह से डिपेंड भी नहीं रह सकता और पूरी तरह से जो है उससे स्वतंत्र भी नहीं हो सकता। अब मान लीजिए हम बारिश तो करवा पा रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पूरी तरह से हम बिना प्रकृति की मदद के बारिश करवा पा रहे हैं, है कि नहीं। प्रकृति की मदद तो फिर भी हमें लेनी पड़ रही है, ऊपर जो बादल है वो तो प्राकृतिक रूप से बने हैं, बारिश हम आर्टिफिशियली करवा ले रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये लाइनें बोली गई है। अगला बताया गया यहाँ पर लाइन के अंदर कि प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के ही नियमों का पालन करना एवं उसे विनाश से बचाना होगा। अगर हमें प्रकृति पर विजय पाना है तो प्रकृति के नियमों का ही पालन करना पड़ेगा हमें, ठीक है, और उसे विनाश से भी बचाना पड़ेगा। ये किसके अंदर बोला जा रहा है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के अंदर, ठीक है। प्राकृतिक देनों का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए। उदाहरण के लिए औद्योगिकीकरण करते हुए जंगलों को नष्ट होने से बचाना चाहिए। खनन करते समय हमें अति दोहन से बचाना चाहिए। जब हम फैक्ट्री, इंडस्ट्री इस तरह की चीज़ें लगाते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जंगल को ज़्यादा ना काटे। लेकिन आपको क्या लगता है, आज के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े लोग हैं, वो ऐसा करते हैं, जंगलों को छोड़ते हैं? वो बोलते हैं अरे जंगल काट भाई, पैसा कमा भाई, पैसा आएगा, जंगल उंगल क्या है, दोबारा जंगल उगा देंगे। लेकिन उन मूर्खों को यह बात नहीं पता है कि भैया ये पैसा कमा करके कहाँ जाओगे, मंगल ग्रह पे खर्च करोगे क्या तुम ये पैसा ले जाकर, या फिर चांद पे पैसा लेकर के जाओगे? अरे बकलोल, खर्चा तो तुम धरती पे करोगे और ये एकदम पेड़ पौधा उड़ा रहे हो, तुम काट कूट रहे हो, बता बहुत दिक्कत हो जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। साथ ही साथ बोला गया है खनन करते समय अति दोहन से बचना चाहिए। जब हम खनन करके कोयला वगैरह निकाल रहे होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा खनन करने से या प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। अब खनन करना भी जरूरी है, लेकिन कोई भी चीज़ एक हद तक हो तो ही ठीक है, उससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो दिक्कत वाला बात है भैया। फिर प्रकृति अपना रूप जब दिखाने लग जाएगी ना तो इंसान हिल जाएगा बिल्कुल, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। लास्ट की जो लाइनें मैंने बोली है, इंसान हिल जाएगा, प्रकृति अपना ये सब दिखाने लग जाएगी, वो नहीं लिखना है, आपको समझाने के लिए बोला था। खैर, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। छठा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए, ठीक है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। तो अगर हमें अपने टेक्नोलॉजी का विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, तो हमारे लिए किस प्रकार से प्रकृति का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे कि प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। कोई भी समाज उठा करके देख लीजिए, उसका सांस्कृतिक विकास अगर आपको देखना है कि किस तरह से इसका सांस्कृतिक विकास हुआ है, तो टेक्नोलॉजी के बेस पे आप देख सकते हैं, ठीक है। मानव प्रकृति के नियमों को समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर सकता है। जैसे घर्षण व ऊष्मा की सोच ने आग की खोज में सहायता की है। अगर हम प्रकृति के नियमों को समझते हैं तो ही हम टेक्नोलॉजी को आगे विकसित कर सकते हैं। जैसे कि हमने घर्षण के नियम को समझा कि भैया दो गो पत्थर ऐसे ऐसे घिसते हैं तो चिंगारी निकल रहा है, अच्छा इससे आग लगाया जा सकता है, चलो भैया यहाँ पर फिर हमने आग का यहाँ पर खोज कर लिया। डीएनए तथा आनुवांशिकी की रहस्यों ने अनेक बीमारियों पर विजय पाने में सहायता की है, ठीक है। जो डीएनए होता है बच्चों, डीएनए का हमने यहाँ पर एनालिसिस किया, अच्छा डीएनए भी कुछ होता है इंसान का। फिर उससे हमें पता चला अच्छा अगर किसी के पिताजी को ये समस्या है और वही डीएनए उसके बेटे में होगा, जाहिर सी बात है, तो उस बेटे को भी ये समस्या यहाँ पर हो सकता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रकृति के नियमों को समझ करके ही किया है, ठीक है। साथ ही साथ बताया गया है कि वायु की गति के नियमों के प्रयोग से अधिक तीव्र गति से चलने वाले वायुयान हमने यहाँ पर विकसित किए हैं। वायु के नियमों को समझा हमने कि किस तरह से हवा यहाँ पर गति करती है। फिर हमने यहाँ पर एरोप्लेन का निर्माण किया जो आज के टाइम पे हमें दूर दराज कहीं पर भी ले जा सकती है, ठीक है बच्चों। प्रकृति के ज्ञान के आधार पर ही सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए
सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि हाउ इज नॉलेज ऑफ नेचर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन क्या है कि प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप जो है वो स्पष्ट दिखाई देती है, उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। जो प्रकृति है यानी नेचर है, उसके ऊपर मानवों का जो प्रयास है ना, उसका छाप जो है वो क्लियरली यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से आंसर आप लिखेंगे कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करते हैं। धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है, जैसे महासागरों का समुद्री मार्गों के रूप में उपयोग करना। ठीक है, महासागर पहले भी था, आज भी है। ठीक है, तो इंसानों ने देखा अच्छा ये महासागर है, चलो इसका हम लोग एक रास्ते के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ पर हम अपने जहाज को लेकर के जाएंगे। ये बड़े बड़े जहाज इंसानों ने बना लिए हैं। ठीक है, और इन बड़े बड़े जहाज़ों से वो क्या करते हैं, इन महासागरों को एक मार्ग, एक रास्ते के रूप में इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, सामान को भी लाते और ले जाते हैं। उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल बनाया है हमने। ठीक है, और अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण हमने किया है, अंतरिक्ष के अंदर सैटेलाइट वगैरह भेजे हैं। ठीक है, कृषि नगर, पुलों का निर्माण आदि हमने किया है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं द इम्प्रिंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स ऑन नेचर इज क्लियरली विजिबल, एक्सप्लेन विथ द अबव एग्जाम्पल्स। तो आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा रीड भी कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा दीजिए एवं जनसंख्या की घनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए दो क्वेश्चनों को जोड़ करके एक क्वेश्चन यहाँ पर बनाया है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है आपसे कि जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए, जनसंख्या की वृद्धि जो है वो क्या होती है वो आपको बताना है। फिर एक और क्वेश्चन जोड़ दिया है कि जनसंख्या की घनात्मक, घनात्मक का मतलब होता है प्लस, और ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस, इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिखेंगे कि किसी क्षेत्र में निश्चित समयावधि में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर समझिए जनसंख्या वृद्धि को कि ये एक क्षेत्र है। ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ कि ये क्षेत्र का नाम है ए। ठीक है, अब यहाँ पर आज के टाइम पे लोग रहते हैं 2 लाख। कितने रहते हैं? 2 लाख। अब यहाँ पर आज से 5 साल बाद, 5 साल बाद यहाँ पर लोग हो गए 10 लाख। कितने लाख? 10 लाख। ठीक है, तो ये जो समय अंतराल के बीच कितना समय अंतराल है? 5 साल की यहाँ पर बात हो रही है। 5 साल में यहाँ पर 2 से 10 लाख लोग हैं, यानी कि 8 लाख लोग जो है यहाँ पर प्लस हो गए बच्चों। ठीक है, तो ये समय अंतराल के बीच जो जनसंख्या के अंदर परिवर्तन आया, ये जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए बता रखा है जब जनसंख्या परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है उसको आप परसेंटेज में, ठीक है, यानी कि प्रतिशत के अंदर जब व्यक्त करेंगे तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं बच्चों। जनसंख्या वृद्धि दर 2 प्रकार की होती है। पहला जनसंख्या की घनात्मक वृद्धि दर, दूसरा जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर। ठीक है, घनात्मक की जब भी बात करेगा तो यहाँ पर प्लस समझिएगा और ऋणात्मक की जब भी बात करेगा तो यहाँ पर माइनस समझिएगा। ठीक है, अब पहला वाला यानी घनात्मक वाला समझिए। इन्हीं 2 समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है तब वह जनसंख्या की घनात्मक वृद्धि दर कहलाती है। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि किन्हीं 2 समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है तब वह जनसंख्या की घनात्मक वृद्धि दर कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए कि 6 महीने का अंतराल है, जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है आपका फरवरी। ठीक है, तो दूसरा महीना चल रहा है आपका और इसका आगे 8वां महीना सीधा मैं ले जाता हूँ। ठीक है, तो दूसरे से 8वें महीने में कितना गैप हुआ? 6 महीने का। तो इन 6 महीनों में जो जन्म लिए बच्चे हैं वो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं रफ फिगर 10 लाख। ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, 10 लाख यहाँ पर बच्चे जन्म लिए। 10 लाख में से 6 लाख बच्चे जो है वो जीवित रह गए और यहाँ पर 4 लाख बच्चे जो है वो मृत्यु के शिकार हो गए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जनसंख्या का घनात्मक वृद्धि दर देखने को मिला हमें।
ठीक है, जिसके अंदर क्या हुआ कि जो जन्म दर है वो मृत्यु दर से अधिक रहा है, यानी कि जन्म दर कितना है 6 है और मृत्यु दर 4 है बच्चों, 4 लाख है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर जनसंख्या की घनात्मक वृद्धि दर हो गया। अब जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर क्या होगा, किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से कम हो जाती है तब वह जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर कहलाती है। ठीक है, अब वही वाला एग्जाम्पल यहाँ भी लेते हैं कि टोटल जो है 10 लाख बच्चे पैदा हुए 6 महीने के अंदर, और उन 10 लाख में से यहाँ पर मान लीजिए 6 लाख जो है वो मृत्यु के शिकार हो गए और 4 लाख ही जीवित बचे। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पर मृत्यु को शिकार हो गए, 6 लाख बच्चे यहाँ पर मर गए हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर हमें देखने को मिली बच्चों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, गिव द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज ऑफ पॉपुलेशन। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसार में जनसंख्या प्रवास के प्रमुख अपकर्ष कारकों का वर्णन कीजिए। देखिए, प्रवास के दो कारक होते हैं, एक होता है आपका अपकर्ष, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, अपकर्ष होता है, एक होता है प्रतिकर्ष। ठीक है, प्रतिकर्ष कारक। अब देखिए, अपकर्ष कारकों की बात करें तो अपकर्ष का मतलब होता है अपनी ओर आकर्षित करना, और प्रतिकर्ष कारक का मतलब होता है अपनी जगह से दूसरी जगह भेजना। ये आपका प्रतिकर्ष कारक होता है प्रवास का। अब आप बोलेंगे सर जी प्रवास क्या होता है, तो प्रवास को इंग्लिश में माइग्रेशन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, जिसके अंदर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है बेहतर रोजगार की तलाश में, ठीक है, अच्छे रहन सहन के लिए, शांति के लिए, अच्छी जलवायु के लिए, तो ये आपका प्रवास होता है। ठीक है बच्चों, जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, प्रवास करता है, तो वो जो स्थान होता है जहाँ पर वो जा रहा है वो प्रवास का अपकर्ष कारक के अंदर आएगा, और जिस स्थान से वो जा रहा है वो प्रतिकर्ष कारक के अंदर आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर संसार के अंदर जो जनसंख्या होती है वो प्रवास करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। जैसे भारत से लोग अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, पता नहीं अलग अलग जगह जाते हैं ताकि वो ज़्यादा पैसा कमा सके, है कि नहीं। तो कई कारणों से जाते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं काम के बेहतर अवसर के कारण, जैसे इंडिया में एक डॉक्टर जो है वो 4 लाख रुपया महीना कमा रहा है, वही डॉक्टर अगर अमेरिका में जाएगा तो हो सकता है 80 लाख रुपये महीना कमाए। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसीलिए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या बड़े बड़े व्यक्ति जो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं वो अमेरिका चले जाते हैं, अदर कंट्रीज़ में चले जाते हैं जहाँ पर उनको अच्छा अर्निंग होता है। ठीक है, रहन सहन की अच्छी दशाओं के कारण भी लोग प्रवास करते हैं, शांति व स्थायित्व के लिए भी प्रवास करते हैं, अनुकूल जलवायु के लिए भी प्रवास करते हैं, और जीवन व संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी लोग जो है वो प्रवास करते हैं, अपने गंतव्य स्थान की ओर जाते हैं। ठीक है, उद्गम स्थान को छोड़ करके, अपने घर बार को छोड़ करके, आकर्षित होकर के वो दूसरी जगह पर जाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। उसके आगे यही क्वेश्चन के अंदर है कि प्रवास के अपकर्ष कारक गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षित या आकर्षक बनाते हैं। ये निम्न कारण से होता है। यहाँ पर यह कहने का प्रयास किया गया है कि लोग जो प्रवास करते हैं ना, ठीक है, प्रवास के अपकर्ष कारकों की अगर बात करें, अपकर्ष कारक मतलब कि एक स्थान ऐसा है, जैसे अमेरिका ले लीजिए, वहाँ पर लोग आते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ काम के अच्छे अवसर मिलते हैं, रहन सहन की अच्छी दशाएं हैं, शांति है, अनुकूल जलवायु है, और जीवन व संपत्ति की सुरक्षा है बच्चों। तो ये प्रवास का अपकर्ष कारक के अंदर आएगा ये स्थान, अमेरिका की बात करें तो। ठीक है, जिसके लिए लोग क्या करते हैं, इस गंतव्य स्थान पर आने के लिए अपने उद्गम स्थान को, उद्गम स्थान मतलब जहाँ पर वो लोग रहते हैं, उसको छोड़ करके इस स्थान की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या है कि संसार में जनसंख्या प्रवास के प्रमुख प्रतिकर्ष कारकों का वर्णन कीजिए। अभी तक हम अपकर्ष कारक की बात कर रहे थे ना, अब प्रतिकर्ष कारकों की बात यहाँ पर होगी, जिस कारण से लोग अपना घर बार छोड़ करके दूसरे जगह पर जाना पसंद करते हैं। ठीक है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक उद्गम स्थान को उदासीन स्थल बनाते हैं। ठीक है, जो प्रवास के प्रतिकर्ष कारक होते हैं उसमें क्या होता है, उद्गम स्थान जहाँ लोग रहते हैं उन स्थानों को ये कारक जो है उदासीन स्थल बना देते हैं, क्योंकि लोग यहाँ से चले जाएंगे तो एक तरह से पूरा सूना सूना हो जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि लोग बचे ही नहीं।
अब गांव से लोग चले जाते हैं तो गांव सुना नहीं हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, इन कारकों की वजह से या इन कारणों की वजह से लोग इस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। यह प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, रहन सहन की निम्न दशाओं के कारण। अगर कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर रहन सहन की दशाएं ठीक नहीं है तो लोग वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं दूसरे जगहों पर। अगर राजनीतिक अस्थिरता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो लोग वहाँ से प्रवास कर जाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आपका पाकिस्तान ले लीजिए ना, वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता है, कभी आर्मी रूल करने लग जाती है, कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी रूल करने लग जाती है, तो पॉलिटिकली देखा जाए तो स्टेबिलिटी नहीं है उस देश में, तो लोग वहाँ से प्रवास करना चाहते हैं और करते भी है। ज़्यादातर लोग लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। अगला, प्रतिकूल जलवायु का होना। अगर उस जगह की, उस स्थान की जलवायु सही नहीं है तो लोग वहाँ से प्रवास कर जाते हैं। प्राकृतिक विपदाएं अगर ज़्यादा आती रहती है उस जगह पर तो भी लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं। महामारियाँ अगर आती रहती हैं, आर्थिक पिछड़ापन है, तो इन कारणों की वजह से लोग अपने जो उद्गम स्थान होता है उनको छोड़ करके दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं बच्चों, जिस कारण से उनका जो उद्गम स्थान होता है वो उदासीन स्थल बन जाता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलिए, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए बच्चों। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। ओके, चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए। विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ठीक है, विश्व के अंदर जो जनसंख्या का वितरण है, जनसंख्या इस तरह से फैली हुई है, तो उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लिख सकते हैं प्राकृतिक कारक के अंदर उच्चावच, जलवायु, मृदा, खनिज। ठीक है, जहाँ पर उच्चावच होगा यानी कि पहाड़ी एरिया ज़्यादा होगा, वहाँ जनसंख्या कम रहेगी कि ज़्यादा रहेगी? वहाँ जनसंख्या कम रहेगी बच्चों। जहाँ पर जलवायु ठीक होगी वहाँ पर जनसंख्या कम रहेगी कि ज़्यादा रहेगी? ज़्यादा रहेगी। जहाँ जलवायु खराब होगी वहाँ पर जनसंख्या कम रहेगी। ठीक है, जहाँ की मृदा उपजाऊ होगी, मृदा मतलब मिट्टी की बात हो रही है, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहेगी। जहाँ की मृदा जो है वो उपजाऊ नहीं होगी वहाँ पर जनसंख्या कम रहेगी। जहाँ पर ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वहाँ पर जनसंख्या क्या रहेगी, ज़्यादा या कम? कमेंट करके बताइए। ठीक है, आर्थिक कारक, परिवहन का विकास के क्षेत्रों से परिवहन के यहाँ पर बात कर रहा है साधनों के विकास से लोग दूर बेहतर साधनों से जुड़ जाते हैं। विश्व के सभी परिवहन साधनों से जुड़े क्षेत्र सघन आबाद वाले हैं। ठीक है, जहाँ पर परिवहन के ज़्यादा साधन देखने को मिलेंगे आपको, जैसे अगर किसी स्थान पर गाड़ी वाड़ी मस्त है, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी वाड़ी चलता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर आपका बस चलता है, ट्रक चलता है, ठीक है, रेलवे है, मेट्रो है। जैसे दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा आबादी देखने को मिलेगी। ऐसे स्थान जहाँ पर परिवहन के साधन कम हैं वहाँ पर कम आबादी देखने को मिलती है। इसीलिए नगरों के अंदर आबादी ज़्यादा होती है, गाँव के अंदर आबादी कम होती है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें जहाँ पर धार्मिक रूप से एक स्थान पे हो सकता है लोग ज़्यादा रहते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। मोटा मोटा अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है बच्चों कि विश्व के अंदर जो जनसंख्या है वो वितरित है, यानी कि जो फैली हुई है पूरी दुनिया में जनसंख्या, उसको क्या चीज़ें प्रभावित कर सकता है कि किसी स्थान पर ज़्यादा जनसंख्या रहती है, किसी स्थान पर कम जनसंख्या रहती है। ठीक है, तो जहाँ की जलवायु अच्छी होगी वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी, जहाँ उच्चावच होगा वहाँ जनसंख्या कम होगी, जलवायु जहाँ अच्छा होगा वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगा, मृदा जहाँ पे अच्छा होगा जनसंख्या ज़्यादा होगा, खनिज पदार्थ वगैरह। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ओके, अब देखिए यहाँ पर 12वां क्वेश्चन क्या है कि किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने पर वहाँ आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए किसी देश की जनसंख्या अगर बहुत तेज़ी से बढ़ती है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो अपना देश भारत ही है, दुनिया में नंबर 1 आबादी पे आ गए हम लोग। तो वहाँ पर बात करें आर्थिक विकास पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, तो क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे, भोजन की समस्या आने लग जाती है। तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि के कारण भोजन पदार्थों की आवश्यकताओं की पूर्ति होना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। अब देखिए आपकी जनसंख्या ने इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, जमीनवा तो उतने हैं ना आपका देशवा में, ठीक है, जमीनवा पे अनाज तो उतने उगाइएगा, थोड़ा 10-5 कुंटल ज़्यादा उगा लीजिएगा,
इससे ज़्यादा थोड़ी ना उगाएंगे। अब जनसंख्या धड़ल्ले से बढ़ाते जा रहे हैं तो उसके लिए भैया यहाँ पर भोजन की समस्या तो आएगी ही, ठीक है, आवास की समस्या आएगी। अब इतनी ज़्यादा जब जनसंख्या होगी तो लोगों को घर कहाँ से मिलेगा? वापस से वही बात आ जाती है कि जमीनुमा तो उतने हैं ना भैया यहाँ पर, ठीक है। बेरोजगारी की समस्या, जो कि आजकल आप नॉर्मली देखते ही होंगे, इंस्टाग्राम रील वगैरह पे आपको देखने को मिल जाता होगा कि जनसंख्या वृद्धि के कारण बेकारी एवं गंभीर समस्याओं के रूप में यहाँ पर उभर रहे हैं, ठीक है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है भैया, जनसंख्या ही इतनी है, क्या करे। जनसंख्या का कृषि पर अधिक दबाव देखने को मिलेगा। अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो जितनी भी हमारी ज़मीनें हैं जहाँ पर खेती होता है, अनाज उगाया जाता है, उस पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 13वां क्वेश्चन क्या है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, बताइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है, ठीक है बच्चों। जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है ये किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या है, टोटल जो आबादी है उसका वर्णन करने में, और फ्यूचर में यहाँ पर कितना जनसंख्या होगा उसका पूर्वानुमान यानी पहले से अंदाजा लगाने में मदद करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे कोई देश या समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित में उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो उस समाज में उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु दर की स्थिति आने लगती है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जैसे जैसे कोई देश या कोई भी समाज कह लीजिए, वहाँ पर लोग जो है वो पढ़ने लिखने लग जाते हैं, ठीक है, शिक्षित समाज हो जाता है वहाँ पर, तो ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो जन्म दर है, ठीक है, और मृत्यु दर है, दोनों बैलेंस हो जाता है, ठीक है। ये परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होता है, इन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र कहते हैं। ये जो परिवर्तन देखने को मिलता है ये अलग अलग अवस्थाओं में होता है, इन्हें जनांकीय चक्र कहते हैं। ये अवस्थाएं निम्न प्रकार की हैं, जैसे प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीयक अवस्था। भारत के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ। पहली वाली अवस्था देखिए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जो जनसंख्या परिवर्तन को लेकर के पहली अवस्था है उसके बारे में बता रखा है। प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है, जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकतम लोग प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं, ठीक है। बड़े परिवार संपत्ति माने जाते हैं, जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। अब देखिए भारत की अगर मैं बात करूं, आज़ादी से पहले चले जाइए, 1947 से पहले की बात यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। उस टाइम पे क्या था कि हमारा जन्म दर बहुत ज़्यादा था, यानी कि बच्चे बहुत ज़्यादा जन्म ले रहे थे हमारे देश में, और मर भी बहुत ज़्यादा रहे थे बच्चे, मृत्यु भी उनकी बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी तो था नहीं उस टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा था, जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो धीमी थी। जो हमारी जनसंख्या ग्रो कर रही थी देश की, वो धीरे से ग्रो कर रही थी अभी के मुकाबले देखा जाए तो, ठीक है। और अधिकतम लोग जो है प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं इस टाइम पे। प्राथमिक अवस्था की बात करें तो इस टाइम पे बोल रहा हूँ, उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब हमारा देश 1947 से पहले था, तो उस टाइम पे ज़्यादातर जो हमारी आबादी थी वो क्या करती थी, खेती किसानी करती थी, जिसको प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर आप मान सकते हैं, ठीक है, मान क्या सकते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर ही आएगा, ठीक है। और जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुआ करता था उस टाइम पे, लोग कम जिया करते थे क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी तो इतना था नहीं। अब द्वितीय अवस्था में देख लीजिए क्या बोल रहा है कि इस अवस्था में आरंभ में उच्च जन्म दर बनी रहती है किंतु समय के साथ घटती है। इस अवस्था में मृत्यु दर घट जाती है, जन्म दर व मृत्यु दर में अंतर के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, बाद में घटने लगती है। अब देखिए ये वो टाइम मान लीजिए जब हमारा देश आज़ाद हो चुका है, ठीक है, 1947 के बाद का हमारा देश है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आरंभ में उच्च जन्म दर बनी रहती है, स्टार्टिंग में जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पैदा होते रहते हैं, ठीक है, किंतु समय के साथ यह चीज़ घटती रहती है और इस अवस्था में मृत्यु दर घट जाती है। जन्म दर बढ़ गई, मृत्यु दर घट गई। इससे क्या हुआ, जन्म दर व मृत्यु दर में अंतर के कारण जनसंख्या बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, ठीक है। अब जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो मेडिकल फैसिलिटीज़ आ गई, इंडियंस को यहाँ पर दवाई वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह मिलने लग गया, जिससे कि आबादी तो हमारी तेज़ी से बढ़ने लग गई। क्यों, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा जन्म ले रहे थे और मर बहुत कम रहे थे, ठीक है, मृत्यु को शिकार उस टाइम पे कम हो रहे थे। मैं थोड़े हार्श शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ तो इस पर बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा। मैं एक टीचर हूँ और मेरा काम है केवल समझाना,
तो मुझे किसी भी ऐसे नेगेटिव चीज़ से जोड़ के मत देखिएगा, मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूँ बच्चों, ठीक है। तो जो सांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का द्वितीय अवस्था है, इसके अंदर जो आपका जन्म दर है वो बहुत तेजी से बढ़ता है और मृत्यु दर धीरे हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। अब तीसरी अवस्था में आ जाइए। इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर बहुत ही कम हो जाती है। ये जो थर्ड आपका स्टेज है, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत कम हो जाता है। क्योंकि लोग पढ़ लिख जाते हैं, लोगों को समझ में आ जाता है 2 बच्चे हैं जरूरी, उससे ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ही बैलेंस हो जाता है, लगभग संतुलन की स्थिति होती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है अथवा बहुत कम वृद्धि होती है जनसंख्या। इस अवस्था में जनसंख्या शिक्षित हो जाती है, एजुकेटेड हो जाती है तथा तकनीकी ज्ञान के द्वारा विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है, ठीक है। पूरा टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल करके, अपना स्टडी वगैरह को इस्तेमाल करके जनसंख्या बिल्कुल बैलेंस करके आगे बढ़ती है। ये आपका जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का तीसरी अवस्था है बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बारी पेपर में आ चुका है बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट स्टेज के बारे में बता रखा है, ये सेकंड स्टेज है और ये थर्ड स्टेज है बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं 14वें क्वेश्चन के अंदर, इसको भी ध्यान से देखिए। इसमें क्या बोल रहा है, विश्व में बहुत अधिक क्षेत्रफल पर बहुत कम लोग व बहुत कम क्षेत्रफल पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। उदाहरण के साथ आपको इस कथन की पुष्टि करनी है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बोल रहा है कि पूरी जो दुनिया है, ठीक है, इसके बहुत अधिक क्षेत्रफल पर बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत बड़े हिस्से पर बहुत कम लोग यहाँ पर रहते हैं बच्चों, और बहुत कम क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा लोग हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना है, तो आंसर इस तरह से लिखेंगे, विश्व की 90% जनसंख्या इसके 10% स्थल निवास करती है, ठीक है। विश्व की जो 90% पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड के केवल 10% हिस्से पर ही रहती है। क्यों? क्योंकि नगर वगैरह ज़्यादा देखने को मिलते हैं, शहर, सिटी, यहीं पर ज़्यादातर जो आबादी हमारी रहती है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिणी और पूर्वी एशिया के क्षेत्र सर्वाधिक घनत्व वाले क्षेत्र है, जहां 200 व्यक्ति प्रति वर्ग के किलोमीटर से भी अधिक लोग यहाँ पर रहते हैं। कुछ यहाँ पर आंकड़े आपको बता रखा है। उत्तर व दक्षिण जो ध्रुव है वहाँ के निकट उत्तर व शीत मरुस्थल व अधिक वर्षा वाले स्थानों का जनसंख्या घनत्व तो 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। देखिए कहाँ यहाँ पर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं, ठीक है, और कहाँ यहाँ पर 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। दोनों का मैं कंपैरिजन कर लेता हूँ। यहाँ वाले का इतना ही बड़ा एरिया ले लीजिए, वहाँ पर 200 व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है, और सेम यहीं पर धरती पर ये एक जगह है जहाँ पर क्या है, 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 1 आदमी रहे। सोचिए कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए बोला जाता है कि विश्व की जो 90% आबादी है वो केवल इसके 10% हिस्से में ही रहती है। उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या अधिक तथा दक्षिणी गोलार्ध में कम है। उत्तरी गोलार्ध जो है बच्चों वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर हमें कम देखने को मिलता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग कम है बच्चों, ठीक है। संसार की अधिकांश जनसंख्या 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ही निवास करती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों, ओके। चलिए, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। 15वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि जो विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन से होता है, जो सदैव मूल्य सापेक्ष होता है, किन्हीं 3 तर्कों द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए, ठीक है। गुणात्मक परिवर्तन मतलब यहाँ पर एक तरह से पॉजिटिव की बात कर रहा है, प्लस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर इस तरह से आप लिखेंगे कि विकास तब तक ही सार्थक माना जाता है जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि हो। आपकी जो वर्तमान दशाएं हैं इसके अंदर जब वृद्धि होता है तभी आपका विकास माना जाता है बच्चों। विकास तब होता है जब सकारात्मक वृद्धि हो। देखिए ध्यान से सुनिएगा इस चीज को कि जो वृद्धि होता है ये आपका सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, यानी कि प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर जी वृद्धि प्लस और माइनस में कैसे होगा, तो इसको समझिए। जैसे आपके पास 1 गिलास पानी है, ठीक है, 1 गिलास पानी है, यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पर मैं और पानी डालूंगा तो प्लस में यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, ठीक है, और पानी इसमें से पी लूंगा
तो यहाँ पर माइनस में वृद्धि हो रहा है। पानी पीने से क्या होगा, पानी कम हो जाएगा, लेकिन वृद्धि हो रहा है यहाँ पर बच्चों। बस यहाँ पर आपका पीने के बाद क्या हो रहा है कि माइनस में यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो जो आपका वृद्धि होता है ये प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, लेकिन विकास तब नहीं माना जाएगा जब वृद्धि नकारात्मक हो। अगर सकारात्मक वृद्धि हो रही है, प्लस में वृद्धि हो रहा है आपका, तभी यहाँ पर विकास माना जाएगा बच्चों। परंतु केवल सकारात्मक वृद्धि होना ही विकास नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात बता दिया है कि अगर सकारात्मक वृद्धि प्लस प्लस में ही सब कुछ हो रहा है तो यही विकास नहीं होता है बच्चों। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन हो। देखिए क्वालिटी में इंप्रूव होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो गुणवत्ता है उसके अंदर पॉजिटिवली इंप्रूवमेंट होना चाहिए, अर्थात किसी स्थान पर यदि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उनकी मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था भी बढ़ जाती है, जब वह वृद्धि के साथ विकास कहा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चों को जियोग्राफी का जो लैंग्वेज होता है वो टफ लगता है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों जिनका जो लैंग्वेज होता है वो टफ होता है, लेकिन आप उनको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। जैसे ये वाला क्वेश्चन ये ले लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूँ तो पिछले 10 साल का पेपर उठा के देखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन आ रखा है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन टफ लगता है तो उसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको वो क्वेश्चन आसान लगने लगेगा और याद हो जाएगा बच्चों। क्योंकि जो जियोग्राफी का पेपर होता है उसके अंदर थ्योरी में पूरा एकदम लिख के नहीं आना होता है कि हाँ भैया एकदम कहानी वहानी बना करके आ जाइए, ऐसा नहीं होता है। टू द पॉइंट आंसर दे करके आना होता है, ठीक है। तो इस चीजों का खास ध्यान रखिएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि डेवलपमेंट मीन्स इक्वलिटिव चेंजेस विच इज ऑलवेज रिलेटिव टू वैल्यू, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विथ एनी 3 आर्ग्यूमेंट्स। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये आई थिंक जब मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था 2019 में, उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन आ रखा था। उससे 1 साल पहले देखा जाए शायद 18 या 17 में भी ये क्वेश्चन आ रखा था। मतलब ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है पेपर में। क्वेश्चन क्या है कि वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि वृद्धि समय के संदर्भ में मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष परिवर्तन को सूचित करती है। यह धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो वृद्धि होता है बच्चों ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अब विकास के बारे में समझिए। विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन से जो मूल्य सापेक्ष होता है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि ना हो, यानी कि पॉजिटिवली यहाँ पर चेंज ना हो, तब तक आपका विकास डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जो विकास होता है बच्चों यह गुणात्मक एवं पूर्ण सकारात्मक परिवर्तन का सूचक होता है। अगर किसी क्षेत्र का विकास हो रहा है तो वहां पर आप देखेंगे कि पॉजिटिवली ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 17वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा मानव विकास का वर्णन किस प्रकार से किया गया है। अब यहाँ पर एक चीज बताऊं बच्चों, जो आपका मानव विकास है ना, इसके बारे में अनेक लोगों ने अपनी अपनी जो धारणाएं हैं या फिर अपना अपना जो डेफिनेशन है वो दिया है कि भैया मेरे हिसाब से मानव विकास ये होना चाहिए। जैसे रेड जेल हो गया, एलएनसी सैंपल हो गए, ठीक है। तो उन्हीं में से एक आते हैं हमारे डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है। इन्होंने बताया है मानव विकास के बारे में कि मानव विकास तब होता है जब यहाँ पर मानव के विकल्पों में वृद्धि हो। जैसे पहले के जमाने में भैया यहाँ पर रेलगाड़ी नहीं होता था, एकदम अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है आपको तो किसका इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे और कोई ऑप्शन ही नहीं था, है कि नहीं। आज के ज़माने में अगर आप देखेंगे बच्चों तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि भैया आप अपना आराम से कार वार खरीदिए, ये मर्सिडीज जो मैं यहाँ ड्राइंग बना रहा हूँ, और इस ड्राइंग वाली मर्सिडीज पे आराम से एकदम चले जाइए पश्चिम बंगाल घूमने के लिए, ठीक है। या फिर बस में आप जा सकते हैं, ठीक है। ये मैं क्या बना दिया, ये बस नहीं है बच्चों, ये कार बन गई फिर से मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, जज मत करना प्लीज ठीक है। आपका बस में जा सकते हैं। एरोप्लेन का ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको कहीं जाना है तो आप एरोप्लेन में जा सकते हैं, ठीक है। शिप का यानी कि नाव का भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको कहीं जाना है तो आप नाव से जा सकते हैं। आपके पास आपकी बाइक का ऑप्शन है। यानी कि देखा जाए तो पहले केवल एक ही ऑप्शन था कि भैया बैलगाड़ी से ही आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं या दूसरे स्थान से अपने स्थान पर आ सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में अभी 2000 आपका 24 चल रहा है, आज के टाइम पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है,
ठीक है। इन बहुत सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप जो है कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, यानी कि परिवहन को लेकर के। और भी चीज़ों में बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। जैसे पहले के टाइम पे कपड़ा वगैरह जो होता था उसमें क्या होता था कि केवल धोती कुर्ता या जो देसी आपका कपड़ा है वही पहन सकते थे। आज के टाइम पे आप अलग अलग तरह के कपड़े, गुच्ची, जारा, अरमानी, पता नहीं कितने ब्रांड के कपड़े, अलग अलग तरह के कपड़े आप पहन सकते हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्टर महबूब उल हक जी कहते हैं कि मानव के लिए विकल्पों में जब वृद्धि होता है यही मानव विकास होता है, ये तो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्टर जी बोलते हैं कि मानव विकास जीवन में सार्थक सुधार लाता है, यानी कि पॉजिटिवली चेंज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है अगर किसी के जीवन में मानव विकास हो रहा है तो। ठीक है। आगे देखिए बता रखा है कि विकास परिवर्तनशील है, इसका उद्देश्य ऐसी दशाएं उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन जी सके। ठीक है। तो यह बातें डॉक्टर महबूब उल हक जी ने बोला है मानव विकास का वर्णन करते हुए। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा मानव विकास का वर्णन किस प्रकार से किया गया है, तो यही आपको आंसर लिख देना है। 3 नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाए तो अगर आप इतना भी लिख देते हैं ना बच्चों, तो 3 में से 3 आपको पूरे में से पूरे मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जियोग्राफी की यही खास बात है। मैं अपने एक्सपीरियंस अनुभव से आपको बता रहा हूं। टू द पॉइंट आंसर लिखिए और पूरे पूरे नंबर ले जाइए। आपको यहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटिकल की तरह नहीं कि बहुत ज्यादा लिखना है, कहानी बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है। टू द पॉइंट लिखिए और पूरे में से पूरे नंबर ले जाइए बच्चों। ओके। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाउ हैज ह्यूमन डेवलपमेंट बीन डिस्क्राइब बाय डॉक्टर महबूब उल हक। तो आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए बच्चों। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं, हमारे वीडियोस को आप लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए बच्चों। ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि मानव विकास के विभिन्न उपागमों का वर्णन करें। इंग्लिश मीडियम में आपका ये क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि डिस्क्राइब द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है। तो आंसर आपको इस तरह से लिखना है, ध्यान से सुनिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन। पहला है आपका आय उपागम, दूसरा है कल्याण उपागम, तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम और चौथा है यहाँ पर क्षमता उपागम। अब इनके बारे में समझिए ये होते क्या है। सबसे पहले समझिए आय उपागम क्या होता है। यह मानव के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। अगर आपसे मानव विकास के उपागमों में से आय उपागम पूछेगा तो आय उपागम में क्या होता है बच्चों, ये जो है मानव के सबसे पुराने उपागमों में से एक है और इसके अंदर जो है मानव विकास को आय के साथ यानी इनकम के साथ जोड़ करके देखा जाता है। आय का उच्च स्तर विकास के सबसे ऊंचे स्तर को दर्शाता है। अगर भैया पैसा ज्यादा है तो विकास भी तगड़ा हो रहा है आपका। ठीक है। ये आय उपागम है। अगला है कल्याण उपागम। अब ये क्या होता है, यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तर में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार होती है बच्चों। ये आपका कल्याण उपागम के अंदर आता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रॉफिट वाली चीज है जिससे जनता का लाभ हो सकता है एक तरह से, उनको बढ़ाने का काम किया जाता है। सरकार क्या करती है, ज्यादातर जो खर्चा है ना ये मानव विकास के स्तरों को बढ़ाने के लिए करती है और इसी में जिम्मेदार ये होती है। ये आपका कल्याण उपागम आता है। ठीक है। कल्याण उपागम के अंतर्गत आता है। नाम से ही पता चल रहा है कल्याण करना। आपने सुना ही होगा कि जाओ बच्चे तेरा कल्याण हो, तो उसी तरह से कल्याण उपागम के अंदर जो आम जन है उनको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। अगला है आधारभूत आवश्यकता उपागम। अब ये क्या होता है, इस उपागम को मूलभूत रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई है। ठीक है। आधारभूत आवश्यकता उपागम के अंदर जो बेसिक नीड्स होती है ना उसके ऊपर ध्यान दिया गया है, जिसके अंदर आपका एजुकेशन आ जाता है और जो भोजन होता है यानी खाना हो जाता है। ठीक है। आपका स्वच्छता आ जाता है, आवास आ जाता है, इन सब की पहचान इसके अंतर्गत की गई है। इसमें आपका जो है मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की जाती है। ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। लास्ट वाला है बच्चों आपका क्षमता उपागम। अब ये क्या होता है, इस उपागम का संबंध प्रो अमर्त्य सेन से है। किससे संबंधित है बच्चों, ये प्रो अमर्त्य सेन से। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेगा आपका, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्षमता उपागम का संबंध किससे है, एलएनसी सैंपल, रैट जेल, डॉक्टर महबूब उल हक या फिर प्रो अमर्त्य सेन। तो आपको यहाँ पर प्रो अमर्त्य सेन जो है करेक्ट आंसर लिखना होगा। ठीक है। तो जो आपका क्षमता उपागम है इसका संबंध हमारा
प्रो अमर्त्य सेन से है, संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण करना बढ़ते मानव की विकास की कुंजी होती है। तो ये बातें इसके अंतर्गत बताई गई है बच्चों। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, चलिए कुछ और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं दे रखा है आपका, जैसे लास्ट वाला मैंने बताया था वो है कैपेसिटी अप्रोच। ये जो अप्रोच है ये रिलेटेड है आपका आपका जो अमर्त्य सेन है इनसे। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं बताइए। जो भूमध्य सागरीय कृषि होता है बच्चों, यहाँ पर खट्टे फलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, इसके उत्पादन पर। ठीक है, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, जब भी भूमध्य सागरीय आ जाए तो याद रखिएगा कि भैया खट्टे फलों का ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। अब देखिए आंसर क्या लिखा गया है कि यह कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। यह विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें खट्टे फलों के उत्पादन पर विशेष बल दिया जाता है बच्चों। यहाँ शुष्क कृषि की जाती है। ठीक है, यानी एक गर्मी वाला जो कृषि होता है ना, वैसा कृषि वैसा फार्मिंग किया जाता है। गर्मी के महीने में अंजीर और जैतून यहाँ पर पैदा होते हैं, और जब शीत ऋतु आता है यानी ठंडी का महीना आता है, तब यूरोप में और अमेरिका में फलों और सब्जियों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तब इसी क्षेत्र से यहाँ पर पूरा का पूरा भेजा जाता है, आपूर्ति किया जाता है फलों को और सब्जियों को बच्चों। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है कि इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा शराब का उत्पादन किया जाता है, और शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जनहित में जारी। ठीक है, तो देखिए इसी क्षेत्र से कई देशों में अच्छी किस्म के अंगूर लाए जाते हैं, और अंगूर से ही यहाँ पर कहीं ना कहीं अल्कोहल वगैरह यहाँ पर बनाया जाता है, तो उससे हाई क्वालिटी का यहाँ पर आपका शराब वगैरह बनाया जाता है। तो इस तरह से आप भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता आप लिख सकते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है ये। ठीक है, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर भी रखा है, दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि छोटे पैमाने व बड़े पैमाने के उद्योगों में क्या अंतर होता है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है छोटे पैमाने के उद्योग, इसमें क्या होगा, निर्माण स्थल की बात करें तो इस प्रकार के उद्योगों में निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना होता है। ठीक है, कच्चा माल की बात करें अगर छोटे पैमाने के उद्योगों में कच्चा माल कहाँ से आता है, तो कच्चे माल इसमें स्थानीय यानी लोकल लेवल पर ही मिल जाता है। अगर मैं छोटे पैमाने के उद्योग का आपको एग्जांपल दूं तो जो दोना होता है ना, जिसमें हम लोग भंडारा उंडारा खाते हैं, तो वो दोना जो बनता है ये छोटे पैमाने के उद्योगों के अंदर बनता है। अगरबत्ती जो बनाया जाता है वो छोटे पैमाने के उद्योगों के अंदर बनाया जाता है। धूप बत्ती छोटे पैमाने के उद्योगों के अंदर बनाया जाता है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं उसके अंतर्गत बनाया जाता है। क्योंकि ये सब बहुत छोटे लेवल पे बनता है तो इनका जो कच्चा माल भी होता है ना बच्चों, वो लोकल लेवल पर मिल जाता है। ठीक है, रोजगार के अवसरों की बात करें तो रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिससे कि अब पैसा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो भैया मजदूरों के पास पैसा आएगा और वो खर्चा करेंगे। तो वही यहाँ पर छोटे पैमाने के उद्योगों के अंदर ज़्यादातर रोजगार मिलता है। रोजगार मिलेगा तो तनख्वाह कमाएंगे तो क्रय शक्ति बढ़ता है। यही चीजें यहाँ पर बता रखा है। अब बड़े पैमाने के उद्योगों के बारे में समझ लेते हैं। इसमें बता रखा है कि जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं बच्चों, उसके अंदर जो आपका उत्पादन होता है वो विकसित प्रौद्योगिक तथा कुशल श्रमिकों द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जो भी चीज बनाया जाता है वो हाई टेक्नोलॉजी लगा करके बनाया जाता है बच्चों। ठीक है, और स्किल्ड वर्कर होते हैं यहाँ पर पूरा, है कि नहीं। जो आपका छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं यहाँ पर तो अनस्किल्ड वर्कर भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल स्किल वाला बंदा चाहिए होता है बड़े पैमाने के उद्योगों के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ उत्पादन अथवा उत्पादित माल को विशाल बाजार में बेचा जाता है। जाहिर सी बात है यहाँ पर छोटे लेवल पे तो कोई चीज बनाया नहीं जा रहा है, बहुत बड़े लेवल पे बनाया जा रहा है, तो इसको एक बड़े बाजार में बेचा जाता है बच्चों। और बता रखा है कि इसमें उत्पादन की मात्रा भी अधिक होती है क्योंकि ये बड़े पैमाने का उद्योग है। अधिक पूंजी तथा विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाया जाता है इसके अंदर, बड़े पैमाने के उद्योग के अंदर, और बहुत ज्यादा कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है। और कच्चा माल भी स्थानीय लेवल पे नहीं मिलता है, ये कच्चा माल भी अलग अलग जगह से लाना होता है बच्चों। ठीक है, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं और लार्ज स्केल के बारे में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए 21वां क्वेश्चन क्या है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करें। देखिए बच्चों, अगर स्वामित्व के आधार पर उद्योगों की बात करें तो 3 तरह के उद्योग होते हैं हमारे। पहले होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, दूसरे होते हैं निजी क्षेत्र के उद्योग और तीसरे होते हैं संयुक्त वाले। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का जिसके अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, निजी क्षेत्र जिसके अंदर प्राइवेट प्लेयर्स का यानी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट व्यक्ति का कंट्रोल होगा, और तीसरा जो होता है आपका संयुक्त वाला, इसके अंदर गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है कंपनी को और आपका प्राइवेट जो कंपनी होता है या प्राइवेट लोग होते हैं वो भी कंट्रोल करते हैं, दोनों का मेल जोल होता है, ये आपका संयुक्त होता है। ठीक है, तो अगर स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करने की बात करें, ओनरशिप के बेसिस पर यहाँ पर अलग अलग करने की बात करें तो 3 तरह के यहाँ पर उद्योग होते हैं बच्चों, इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं अब यहाँ पर जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं उनके बारे में। देखिए, ऐसे उद्योग सरकार के अधीन होते हैं, ये किसके अंडर में आते हैं? गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। ठीक है, अगला, सरकार ही इनका प्रबंधन करती है, मैनेजमेंट वगैरह सब गवर्नमेंट ही देखेगी, जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट के अंडर में आ रहे हैं तो गवर्नमेंट ही पूरा मैनेजमेंट देखेगी। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के बीच है, जैसे लौह इस्पात उद्योग हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, ये सब गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं बच्चों। अधिकतर समाजवादी साम्यवादी देशों में ऐसा देखने को मिलता है, जैसे आपका रशिया हो गया, ठीक है, वहां पर आपका ऐसे उद्योग ज्यादा देखने को मिलेंगे। चाइना हो गया बच्चों, यहाँ पर आपको ऐसे उद्योग ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन सी आइडियोलॉजी, कौन सी विचारधारा फॉलो की जाती है? समाजवादी या फिर साम्यवादी कह लीजिए। ठीक है, ज्यादातर कैपिटलिस्ट जो देश होते हैं यानी कि पूंजीवादी जो देश होते हैं वहां पर निजी क्षेत्र के उद्योग ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं, निजी क्षेत्र के उद्योग, ऐसे उद्योगों का मालिकाना हक एक व्यक्ति या एक कंपनी के पास होता है। अगर कोई निजी क्षेत्र का यहाँ पर इंडस्ट्री या उद्योग है तो इसका जो मालिकाना हक होगा बच्चों, या तो ये एक व्यक्ति के पास हो सकता है या एक कंपनी के पास हो सकता है। ठीक है, व्यक्ति या निजी कंपनी इन उद्योगों का प्रबंधन करती है। जाहिर सी बात है, अगर मालिक ये लोग हैं तो यही लोग मैनेज करेंगे ना इन उद्योगों को। ठीक है, पूंजीवादी देशों में यह व्यवस्था होती है, जैसे यूएस हो गया आपका, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज जो हमारे पश्चिमी देश है, वैसे देशों में आपका यह व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। भारत में आपका टाटा समूह, बिरला समूह, रिलायंस इंडस्ट्री इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर भारत में बात करें तो आपका यहाँ पर टाटा ग्रुप हो गया, बिरला ग्रुप हो गया, रिलायंस ग्रुप हो गया आपका। ठीक है, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल है आपके निजी क्षेत्र की। अगर मैं बात करूं, भारतीय एयरटेल भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला वाला था हमारा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। इसके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे उद्योगों का संचालन सरकार और निजी कंपनियां मिलकर करती है, ये आपका संयुक्त क्षेत्र के उद्योग होते हैं बच्चों, जिसके अंदर गवर्नमेंट का भी स्टेक होता है और प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट लोगों का भी स्टेक होता है। तो ये आपका संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों के अंदर आ जाएगा। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, साथ ही साथ मित्तल एनर्जी लिमिटेड, ये बेस्ट एग्जाम्पल्स है बच्चों। ठीक है, और यही आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा क्वेश्चन की क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो पब्लिक एरिया हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक एरिया के बारे में। उसके आगे चले तो यहाँ पर आपका प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा और कंबाइंड सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। जो मैंने हिंदी में आपको समझाया अच्छे से, वही चीज आपका इंग्लिश में भी है, बस आपका यहाँ पर मीडियम जो होता है वो इंग्लिश हो जाता है, बाकी पूरा का पूरा आंसर आपका वही रहता है बच्चों, कंटेंट वही रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 22वें क्वेश्चन के अंदर। ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये 3 नंबर के अंदर अक्सर पूछ लिया जाता है कि कुटीर उद्योग से क्या तात्पर्य है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि कुटीर उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर स्थानीय कच्चे माल की सहायता से घर पर ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं बच्चों। जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल आपका भंडारा खाने वाला दोना हो गया, ठीक है, आपका धूप बत्ती हो गया, और भी बहुत तरह के एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। इसके अंदर परिवार के ही सारे सदस्य मिल करके दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजों को बनाया जाता है, ये आपका कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है। आगे देखिए, यहाँ पर कुटीर उद्योग की विशेषताओं के बारे में बता रखा है कि पूंजी एवं परिवहन के साधन इन उद्योगों को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि भैया जो सामान बनाया जा रहा है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर लिमिटेड बनाया जा रहा है।
ठीक है, और इजीली अपने लोकल एरिया में ही ये इसको बेच करके पैसा कमा सकते हैं। तो इनको ज़रूरत नहीं है कि इनको एक देश से दूसरे देश में ले जाने के लिए परिवहन हो, या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए अच्छा खासा कोई परिवहन का साधन हो। तो इस चीज़ से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। तो ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, कच्चा माल एवं बाजार दोनों ही स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होता है। जो आपका कुटीर उद्योग होता है, जिसके अंदर परिवार के सदस्य ही मिलकर के दैनिक जीवन की जो चीजें होती है, दैनिक जीवन में जो इस्तेमाल होने वाली उपयोगी चीजें बनाते हैं, तो इसके अंदर कच्चा माल भी और बाजार भी दोनों ही लोकल लेवल पे यानी स्थानीय लेवल पर मिल जाता है। मान लीजिए कि इन्होंने धूप बत्ती बनाया, धूप बत्ती बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट या फिर जो भी चीज चाहिए होता है वो लोकल अपना बाजार से ले आएंगे, ठीक है। और धूप पत्ती बना करके ये क्या करेंगे, परचून की दुकानें जो होती है उनको जा करके बेच देंगे। ये 9 रुपए बेचेंगे, वो 10 रुपए बेचेंगे, 1 रुपए उनका प्रॉफिट हो गया और इनका तो अपना प्रॉफिट निकल ही गया, है कि नहीं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। किसी स्वचालित मशीन की आवश्यकता नहीं होती है इसके अंतर्गत, हाथ के साधारण औजार का ही उपयोग इसके अंदर किया जाता है। हाथ के साधारण औजारों से ही यहाँ पर चीजें बनाई जाती है, ज्यादा इसमें ऑटोमेटिक मशीनों की जरूरत नहीं होती है। किसमें बच्चों, कुटीर उद्योग के अंदर, ठीक है। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट इज मीन बाय कॉटेज इंडस्ट्री एंड डिस्क्राइब इट्स मेन फीचर्स। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि संसार में हथकरघा उद्योग की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो आप लिख सकते हैं, हथकरघा उद्योग से अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर काम किससे हो रहा है, हाथों से हो रहा है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, हथकरघा उद्योग मतलब हाथों से काम होना है, तो ज्यादा यहाँ पर लेबर लगेगा, ठीक है। साथ ही साथ बताया गया है कि यह अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। जो उतने ज्यादा स्किल्ड वर्कर नहीं होते उनको भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। इसमें पूंजी की आवश्यकता कम होती है और इसके अंतर्गत सूत की कटाई, बुनाई आदि का कार्य किया जाता है। तो इस तरह से आप हथकरघा उद्योग की विशेषता के बारे में लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैंडलूम इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। आजकल तो इंस्टाग्राम पे एक रील भी वायरल हो रहा है, 2-3 भैया जी होते हैं उसके अंदर, और वो हैंडलूम इंडस्ट्री के अंदर यानी हथकरघा उद्योग के अंदर ही काम कर रहे होते हैं और रील बना रहे होते हैं, ठीक है। वो रील भी बहुत वायरल हो रहा है, शायद आपने वो रील देखा होगा इंस्टाग्राम का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको सैंपल पेपर में करवाया है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, कि स्वच्छंद उद्योग की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अब 3 विशेषताएं पूछा है, मैंने आपको यहाँ पर 6 बता दिए। पहला कि स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। आगे देखिए बता रखा है कि यह किसी प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते, कोई भी स्पेसिफिक टाइप का रॉ मटेरियल पर स्वच्छंद उद्योग डिपेंड नहीं होता है। ये उद्योग संगठन पूर्जों पर निर्भर होते हैं। साथ ही साथ इनमें क्या होता है, कम मात्रा में उत्पादन होता है। इन उद्योगों में श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है, लेबर की कम आवश्यकता होती है बच्चों, ठीक है। और सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपका ये क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर में आएगा, और यहाँ पर मैंने 6 पॉइंट दे दिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये 6 के 6 पॉइंट आपको याद हो जाएंगे आज के आज, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। अगर आपने पढ़ रखा है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने नहीं पढ़ा है और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दिया कि आ सकता है, आपको याद भी करना है, तो कुछ बेसिक चीजें आप याद कर सकते हैं स्वच्छंद उद्योग के बारे में। जैसे ये उद्योग जो होते हैं ये व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, कम मात्रा में उत्पादन होता है, किसी कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं, इसमें श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है, ये प्रदूषण नहीं फैलाते। ऐसी बेसिक बातें आप याद रख सकते हैं, जिससे कि अगर पेपर में आए तो आप टू द पॉइंट आंसर लिख दे और फुल में से आपका फुल मार्क्स वहां पर मिल जाए बच्चों, ठीक है। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं बताइए। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो देखिए कोई भी उद्योग, कोई भी फैक्ट्री अगर लगाया जाता है तो इन चीजों का खास ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले आपका आ जाता है भौतिक कारक के अंदर कच्चे माल की उपलब्धता। अब मान लीजिए मेरे को एक फैक्ट्री लगाना है, ठीक है, वो फैक्ट्री लगाना है मुझे, कोई भी चीज का ले सकता हूँ, मान लीजिए मुझे कपड़ा बनाना है कोई सा,
है कि नहीं। तो जहाँ पर भी मैं फैक्ट्री बनाऊंगा वहाँ देखूंगा कच्चा माल मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहाँ पर जलवायु ठीक है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है, क्योंकि देखिए कोई भी आपका उद्योग होता है उसके लिए पानी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और शक्ति के साधन है कि नहीं है, जैसे बिजली वगैरह है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें मैं देखूंगा। ये सब आपका यहाँ पर उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक के अंदर आते हैं। अगला है बच्चों आपका मानवीय कारक। अब ये क्या होता है भैया, इसको भी समझिए। इसके अंतर्गत आपका श्रम आ जाता है। अगर मान लीजिए कहीं मैं फैक्ट्री लगा रहा हूं तो देखूंगा भैया मुझे लेबर ओवर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अच्छा जी, पूंजी देखा जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। परिवहन के साधन देखे जाते हैं कि भैया अगर मैं यहाँ पर सामान बना लिया तो इसको ले जाने के लिए कोई यहाँ पर मुझे गाड़ी वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चीजें मैं यहाँ पर देखूंगा, ठीक है। और बाजार है कि नहीं, मान लीजिए मैं बहुत सारा सामान बना लेता हूँ, इसको बेचने के लिए कोई बाजार ही नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो ये आपका मानवीय कारक के अंदर आ जाएगा। और सरकार की नीतियां क्या है, अगर मैं कोई फैक्ट्री लगा रहा हूँ वहां पर सरकार की नीतियां सही नहीं है तो भैया दिक्कत हो सकता है ना मुझे। इसीलिए जब भी दुनिया में कहीं पर उद्योग लगाया जाता है तो इन चीजों का खास ध्यान रखा जाता है। बस यहाँ पर इसको दो कैटेगरी में बांट दिया है, एक हो जाएगा आपका भौतिक कारक और एक हो जाएगा मानवीय कारक, ठीक है। याद कर लीजिएगा, ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आपका आ सकता है। अगर 5 नंबर के क्वेश्चन में आएगा तो जो चीजें मैंने आपको बताई ये सब हेडिंग है, इन्हीं को ही एक्सप्लेन करके आपको लिखना होगा बच्चों, ठीक है। तो फुल में से फुल मार्क्स आपको। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए घुमा करके पूछ रखा है यहाँ पर कि मनुष्य निर्मित महत्वपूर्ण नौ परिवहन नहर का नाम बताइए जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर की विशेषता को भी लिखिए, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का जो काम है बच्चों वो आपका पनामा नहर करती है, ठीक है। अब पनामा नहर आपको वर्ल्ड मैप में कहाँ देखने को मिलेगा वो आपको एक बारी मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारी प्यारी धरती। और अगर मैं आपको यहाँ पर पनामा नहर दिखाने का प्रयास करूँ तो एक बारी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये है हमारा प्यारा भारत और पनामा नहर आपको इधर साइड देखने को मिलेगा, बोले तो पश्चिम की तरफ देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं ये अमेरिका में पड़ जाता है, ठीक है। ये मैं आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं ये रहा आपका अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ पर आपका पनामा नहर पड़ जाता है। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये वाला जो आप जगह देख रहे हैं ना, ये है आपका पनामा नहर, ठीक है। ये आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो समुद्र है, इस समुद्र को इस समुद्र से जोड़ने का प्रयास यही पनामा नहर करता है बच्चों, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे बच्चों। और मैं आपको एक बार फिर से जूम आउट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका लोकेटेड है पनामा नहर, ठीक है। नॉर्मल मैप में भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मल मैप में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा नॉर्मल मैप हो गया और इसमें मैं आपको जूम आउट करके अगर दिखाऊं तो यहाँ पर आपको पनामा नहर देखने को मिलेगा। ये देख रहे हैं बच्चों, ये वाला आपका है पनामा नहर, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। और देखिए पनामा नहर के बारे में क्या बता रखा है कि यह उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के मध्य 72 किलोमीटर लंबी है। इस नहर के कारण उत्तरी अमेरिका के पूर्व न्यूयॉर्क एवं पश्चिमी स्थित सैन फ्रांसिस्को के मध्य जल परिवहन से 13,000 किलोमीटर की दूरी को कम किया गया है, ठीक है। ये कम हो गई है। अगर ये नहर नहीं होती तो घूम करके जाना पड़ता, जो कि अराउंड 13,000 किलोमीटर बैठता और बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। इसी तरह पश्चिमी यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट की दूरी कम हो गए है, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के मध्य आसानी से परिवहन हो पाता है बच्चों। यह नहर दक्षिणी अमेरिका के राष्ट्रों के मध्य व्यापार को भी बढ़ावा देने में सहायक है। तो इस प्रकार से आप पनामा नहर के बारे में लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए बच्चों, वायु परिवहन क्यों बेटर होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर, ठीक है। देखता हूं सबसे पहले कौन सा बच्चा यहाँ पर कमेंट करके बताता है। बेशक देख करके ही कमेंट करके बताइए, कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे बच्चों तो इसका मतलब आप लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और यही देख करके ही कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट कीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, वो हमने पनामा नहर के बारे में पढ़ा था, ये है आपका सुएज नहर के बारे में। इन दोनों में से एक नहर के बारे में जरूर पेपर में आ ही जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि मनुष्य निर्मित उस महत्वपूर्ण नौ परिवहन नहर का नाम बताइए जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इस नहर की कोई 4 विशेषताएं भी बताइए, ठीक है। तो ये नहर है बच्चों आपका यहाँ पर
स्वेज नहर, ठीक है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1869 में हुआ था, मिस्र के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, एक विशेषता तो आप यही लिख सकते हैं, ठीक है। और यह लगभग 180 किलोमीटर लंबी है और 11 से 15 मीटर गहरी है, ठीक है। इस नहर के द्वारा यूरोप तथा दक्षिणी एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य की दूरी को उत्तरी मार्ग की तुलना में कम हुई है ये। और इस नहर में प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं। एक दिन के अंदर देखा जाता है कि 100 जलयान जो है बच्चों वो आते हैं और जाते हैं। किस नहर में? स्वेज नहर में। और इसके अंदर नील नदी से नौगम्य ताजे पानी की नहर भी स्वेज नहर से मिलती है बच्चों। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में इसका ट्रांसलेशन नहीं है, सॉरी बच्चों। तो इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सड़कों पर संकुलन क्यों हो जाता है, यानी ट्रैफिक क्यों हो जाता है? परिवहन संकुलन की समस्या के समाधान के उपाय स्पष्ट कीजिए। देखिए सड़कों पर आपका संकुलन या ट्रैफिक कह लीजिए इसलिए हो जाता है क्योंकि सड़कें छोटी हैं एक तो, और उसके अकॉर्डिंग उस पर बहुत ज्यादा गाड़ी हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जब सड़क तंत्र यातायात की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित नहीं हो पाते तो सड़कों पर संकुलन यानी ट्रैफिक हो जाता है, भीड़भाड़ हो जाता है। इसे सड़कों पर जाम लगना भी कहते हैं, ठीक है। और इन परिवहन के जो समस्याएं हैं यानी संकुलन की जो समस्याएं हैं उसके बारे में आपको बताना है कैसे इसको सुलझाया जा सकता है, ठीक है, ताकि परिवहन के जो भी साधन है वो आसानी से आवागमन कर सके। सार्वजनिक बस सेवाओं के सुधार व परिवहन के द्रुत मार्ग का विकास करना। आपने एक ऐड भी देखा होगा कि एक गाड़ी में केवल 2 लोग इस तरह से बैठ पाते हैं और एक बस के अंदर बच्चों कई सारे लोग बैठ सकते हैं। तो इसीलिए बड़े बड़े देशों में बस प्रेफर किया जाता है। तो अगर ज्यादातर लोग बसों से ट्रैवल करें तो इस तरह के संकुलन को रोका जा सकता है। सड़कों को चौड़ा करना और उनकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी को सुधारना ताकि इस तरह की चीजें ना हो। पुलों को, फ्लाईओवर को और दोहरे मार्गों का निर्माण करना और उच्चतर पार्किंग शुल्क लगा करके निजी वाहनों की संख्या को नियंत्रित करना। ज्यादा से ज्यादा अगर हाई से हाई पार्किंग का लिया जाएगा यहाँ पर पूरा पैसा, तो इससे क्या होगा, जो प्राइवेट व्हीकल्स है उसके संख्या में कमी आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से है और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि राइन नदी जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है, क्यों? कोई 3 कारण बताइए। तो आंसर इस तरह से आप लिखेंगे, राइन नदी जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग है क्योंकि यह यूरोप के संपन्न कोयला खदान क्षेत्र से गुजरता हुआ परिवहन सुविधाएं प्रदान करता है तथा संपूर्ण नदी बेसिन विनिर्माण की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है ये, ठीक है। और यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। तो ये भी कारण है कि ये बहुत ज्यादा बिजिएस्ट जल मार्ग है, ठीक है। प्रति वर्ष 20,000 से अधिक समुद्री जलयान तथा 2 लाख से अधिक आंतरिक मालवाहक पोत इस मार्ग से वस्तुओं एवं सामग्रियों का आदान प्रदान करते हैं। सोचिए कितना बड़ा नंबर है, ठीक है। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्गों से जोड़ता है। तो इस कारण से ये जो राइन नदी जलमार्ग है ये विश्व का सबसे ज्यादा बिजिएस्ट जलमार्ग है बच्चों, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ओके। अब एक ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि ट्रक कृषि किसे कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं ट्रक के अंदर खेती करो सर जी ये ट्रक कृषि हो गया। नहीं, ट्रक कृषि क्या होता है, जहां केवल सब्जियों की खेती होती है वहां ट्रक फार्म एवं बाजार के मध्य दूरी जो है रात भर में तय करते हैं, इन्हें ट्रक कृषि कहते हैं। यानी कि सब्जी उब्जी का खेती हुआ एक जगह पे, वहां से सब्जी उब्जी उठा करके बाजार तक ले गया रात भर में जो ट्रक, तो यही आपका ट्रक कृषि के अंतर्गत आ जाता है बच्चों, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाट इज ट्रक एग्रीकल्चर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह। बस बच्चों यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कर सकते हो उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हमने यहाँ वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।